नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि पूर्वांचल में अपराधियों के गैंग की सफाई के बाद पश्चिम में लगातार सनसनीखेज अपराध होने लगे थे और पूरी टीम वहाँ से उन 4 जो अपराधी एसटीएफ से एनकाउंटर में मारे गए, उसके बाद जो टीम वहाँ से चली, सब ने मेरठ आकर कैंप किया। एक छोटी टीम पहले ही यहाँ भेजी जा चुकी थी जो राहुल जैन के अपहरण के संबंध में जो सूचनाएं थी, बेसिक सूचनाएं इकट्ठा कर रही थी। ये भी जानकारी हुई कि राकेश हसनपुरिया बड़ा गैंग था, बहुत ही प्रभावशाली गैंग था और सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक हथियारों वाला ये गैंग माना जाता था। इस बीच में उसने कई अपराध कर दिए थे और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इतने लंबे समय से इतने गंभीर अपराध किए जाने के बाद भी सरवाइव कर रहे थे, जुडिशियल प्रोसेस को जंप कर रहे थे। पुलिस और बाकी लोगों की जो मिली भगत होती है, उस मिली भगत के कारण लगातार अपराध हो रहा था। मैं राकेश हसनपुरिया के बारे में बता दूं। राकेश हसनपुरिया और राकेश भंडारी, ये 2 अपराधी इसमें मुख्य थे। बाकी जो इनके साथ कैजुअल मेंबर्स या छोटे मोटे अपराधी जो पैसे की लालच में किडनैपिंग में या उसमें शामिल हो जाते हैं, उनके बारे में पता लग गया था और उनमें से काफ़ी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मैं जो हर बार इन अपराधियों के बारे में कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं और कब से ये अपराध कर रहे हैं। 2005 आने के पहले राकेश हसनपुरिया ने 28 अगस्त 1992 को आदित्य उर्फ चीकू, जो बलवंत राय कथुरिया का लड़का था, उसका कवि नगर में अपहरण कर लिया। अपहरण करके बहुत ही बड़ी धनराशि इस अपहरण में वसूली गई और इसका जो मुकदमा है वो कवि नगर में 657/92 364 ए फिरौती के लिए अपहरण वो अंकित किया गया। जाहिर सी बात है, मुकदमा लिखा गया होगा, विवेचना हुई होगी, मौके पर तफ्तीश करने लोग गए होंगे, नक्शा नज़री बना होगा, चार्जशीट लगी होगी, अपराधी या तो हाजिर होकर ज़मानत पर आ गया होगा या पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा होगा और वो ज़मानत पर आ गया। बाहर आके फिर छोटे मोटे अपराध किए, तब तक इसका कद बड़ा हो गया था। छोटे मोटे अपराधों को कोई रजिस्टर नहीं कराता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और जब पुराने मामलों में गवाही शुरू हुई तो एक और बहुत हत्या के एक मामले में गवाही न देने के लिए राकेश हसनपुरिया और उसके लोगों ने बहुत से लोगों को धमकाया, बुरी तरह धमकाया और ये कहा कि अगर गवाही देने जाओगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हुआ भी वही। 18 जुलाई 2001 को गाज़ियाबाद सत्र न्यायालय जनपद न्यायाधीश के कैंपस में राकेश हसनपुरिया के ख़िलाफ़ एक इम्पॉर्टेंट गवाही के लिए 3 गवाह और गांव के बहुत ढेर सारे लोग एक साथ आए। गांव के लोग साथ में इसलिए आए थे कि कहीं इनको किडनैप न कर लिया जाए, कहीं इनके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गवाहों को मारने की बहुत पुरानी परंपरा है जो आज तक चल ही रही है। आपने अभी हाल में कोई 1.5 साल 2 साल पहले एक बहुत ही फेमस वीडियो देखा होगा जिसमें 2 महिलाएं एक चारपाई पर लेटी हुई है, दूसरी बगल में कोई काम कर रही है। अचानक बदमाश आए और उन महिलाओं की बहुत ही बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। दरअसल ये दोनों ही महिलाएं एक बहुत महत्वपूर्ण हत्या के अपराध में गवाह थीं। राकेश हसनपुरिया अपने विरुद्ध हत्या के उस अपराध में गवाही देने के लिए बार बार मना करने पर भी जब नहीं मान रहे थे तो ये अपने गैंग के साथ उस दिन यानी 18 जुलाई 2001 को
कचहरी कैंपस में पहुंच गया। उस दिन की गवाही में वो 3 गवाह और गांव के तमाम लोग आए हुए थे, और जैसे ही ये कोर्ट के भीतर घुसे हैं, वैसे ही अत्याधुनिक हथियारों से, जिनमें AK-47 भी शामिल है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इन तीनों गवाहों की जनपद न्यायालय के परिसर में हत्या कर दी। आप सोच सकते हैं कि न्यायालय कितने सुरक्षित माने जाते हैं। न्यायालय में लोग न्याय की आस से न्याय की गुहार लगाते हैं। वकीलों से खचाखच कैंपस भरा रहता है। वकील अपने साथी के विरुद्ध, अगर कुछ उनके साथी के साथ कोई अभद्रता हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो वकील ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। ये सब जानने के बाद भी उसी अदालत में, जहां वकील भरे हुए थे, AK-47 सहित तमाम हथियारों से हमला करके 3 गवाहों की हत्या कर दी गई। अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी नेचुरली वहाँ होती है। हर अपराधी के साथ 2 सिपाही जो उसे सेशन हवालात से अदालत तक ले जाते हैं, वो भी होते हैं। सब कुछ के बावजूद हत्या करने के बाद पूरा गैंग कचहरी परिसर से भाग गया। वहाँ पर मुकदमा अपराध संख्या 392/1, धारा 307, 302 पंजीकृत हुआ। फिर वही बात, विवेचना भी हुई होगी, गवाही भी हुई होगी, चार्जशीट भी लगी होगी, लेकिन राकेश हसनपुरिया पर इसका कोई इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 2001 के बाद 17 जनवरी 2004 को कोतवाली मेरठ के इस्माइल नगर के रहने वाले मेराजुद्दीन अपने एक व्यवसाय के सिलसिले में 14 लाख रुपए लेकर बैंक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में राकेश हसनपुरिया उसके गैंग ने रोक के गोली मारी और ये 14 लाख रुपए लूट लिए गए। मुकदमा अपराध संख्या 11/2004, थाना जानी मेरठ में ये भी अपराध पंजीकृत है। 22 फरवरी 2004 को कंकरखेड़ा के निवासी और मेरठ के बहुत ही प्रमुख आलू व्यवसायी पंकज गर्ग सन ऑफ ओम प्रकाश गर्ग का अपहरण हो गया। जाहिर सी बात है, राकेश हसनपुरिया के गैंग ने ये किडनैपिंग की थी, लिहाजा फिरौती देकर ही पंकज गर्ग घर वापस आए। ये भी मुकदमा थाना इंचौली जनपद मेरठ में 53/2004 364A यानी कि फिरौती के लिए अपहरण की धाराओं में अंकित किया गया। ये मैंने इसलिए आपको बताया, मैं बार बार कहता हूँ कि अपराध 1992 से शुरू हुआ। 2001, 2002, 2004 ये वो अपराध जो मैं बता रहा हूँ, जो सनसनीखेज अपराध हैं। 3 गवाहों की अदालत में हत्या हो जाए और उसके बाद भी उसी जुडिशियल प्रोसेस की मौकरी बनाकर अपराधी फिर बाहर आ जाए और फिर हत्या करे, फिर अपहरण करे। इस सब बैकग्राउंड के बाद ही 2005 में 2 मार्च को 215 वेस्टर्न रोड पे रहने वाले मेरठ के बड़े सर्राफा व्यवसायी कुमार जैन के बेटे राहुल जैन की वर्दीधारी अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया। किडनैपिंग फॉर रैंसम का उसका अपराध दर्ज किया गया। फिरौती के लिए बातचीत हुई और फिरौती देकर राहुल जैन वापस अपने घर को आ गए। ये बेसिक जानकारी जो यहाँ पर छोटी टीम जानकारी लेने के लिए भेजी गई थी, उसने ये पूरी जानकारी दी। इससे समझ में आ गया कि कितना फायर पावर है इस गैंग के पास, कौन कौन मुख्य लोग हैं, किन किन गाड़ियों से चलते हैं, किस तरह की लोकेशन इन लोगों की मिल रही है। टीम पूरी लगी। 1 महीने तक ऑपरेशन फैज़ाबाद, लखनऊ, आजमगढ़ और बनारस में चलाने के बाद नई ऊर्जा के साथ, उसी स्फूर्ति के साथ फिर टीम लगी। मेरी टीम थी, मेरे साथ राम बदन सिंह,
उस समय डिप्टी एसपी थे, वर्तमान में वो एसपी भदोही हैं, बहुत ही जाबाज अधिकारी। उसके साथ अनिल समानिया जो उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष था कबीरनगर में, और आजकल सीओ है सिविल लाइन में। सीओ मतलब डिप्टी एसपी प्रमोट होकर हो गया है सिविल लाइन में, जनपद अलीगढ़ में। उसके साथ राकेश सिंह एक बहुत ही जाबाज हेड कांस्टेबल था एसटीएफ में, और अब सेवानिवृत्त हो गया है सब इंस्पेक्टर होने के बाद। उम्र थी लेकिन उसकी जैसी फुर्ती उस समय किसी के पास नहीं थी। एक टीम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगी हुई थी। जो नंबर हैं, जिन नंबरों पे, वो तो नंबर हर 1 घंटे पे, हर एक कॉल के बाद नंबर बदल दिया करता था राकेश हसनपुरिया, लेकिन उसके और तरीके थे। जिन जिन लोगों से बात करता था उनके नंबर, उनके परिजनों के नंबर, गैंग मेंबर्स के नंबर, और उसको एनालिसिस करने के लिए 24 घंटे की डेडिकेटेड एक टीम कंप्यूटर पर बैठी रहती थी। एक टीम रहती थी हेडक्वार्टर में लखनऊ में, और दूसरी छोटी टीम वो हम लोगों के साथ रहा करती थी। 4 मई 2005 को एक सूचना आई थाना कबीरनगर में। सूचना देने वाले थे इंद्रपाल सिंह, जो गांव हसनपुर, थाना मसूरी। हसनपुर वही गांव जिसके नाम से राकेश हसनपुरिया का नाम पड़ा हुआ है। राकेश भी हसनपुर गांव का ही रहने वाला था। हसनपुर के इन्होंने बताया कि वो अपने भतीजे पप्पू के साथ अपनी भतीजी की शादी के लिए ख़रीदारी करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल DL 7SAJ 4415 पर बाज़ार की तरफ जा रहे थे। उनके पास ख़रीदारी करने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए थे। जाहिर सी बात है, उसी गांव के रहने वाले जहां का राकेश हसनपुरिया था, पहचानता भी रहा होगा और उसे जानकारी भी होगी कि वो किस काम से बाहर निकले हैं। लगभग 6:30 बजे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे की तरफ जब वो जा रहे थे तो एक हरे रंग की मारुति जेन ने उसका पीछा किया, मोटरसाइकिल को रोक लिया। पिस्टल की नोक पर उनके हाथ में जो पॉलीथीन का थैला था जिसमें 1.5 लाख रुपए थे वो छीन लिया और गाली देते हुए, फायर करते हुए वहाँ से भाग गए। इंद्रपाल सिंह ने इसकी सूचना दी थाने पर, थाना कबीरनगर पे। राकेश हसनपुरिया की लोकेशन के लिए परेशान थी। एसटीएफ की पूरी टीम वहीं मेरठ, गाज़ियाबाद में कैंप कर रही थी। लोकेशन के हिसाब से भी हमारी टीम लगी हुई थी, और जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई थाने से ये बताया गया कि साहब अभी थोड़ी देर पहले उसने घटना की है। पूरी टीम भागी, उसने संपर्क किया अनिल समानिया से जो इंस्पेक्टर थे कबीरनगर के, और घटना की पूरी बात पता की। ये पता लगा कि हरे रंग की मारुति कार है जिस पे नंबर नहीं है, उस पे ये लोग उधर से भागे हैं रजापुर फाटक की तरफ। पहले मुकदमा लिख लिया गया लूट का, और उसके बाद फिर चारों तरफ वायरलेस से सूचना गई कि हरे रंग की मारुति कार की खोज की जाए, हरे रंग की मारुति कार का पता लगाया जाए। और ये भी उसी वायरलेस सूचना में, चूँकि पता था कि उसमें राकेश हसनपुरिया और उसके गैंग मेंबर हैं, तो उसी वायरलेस मैसेज में ये भी आया है कि जब भी इनको रोकने का प्रयास किया जाए या पीछा करने का प्रयास किया जाए तो पूरी सावधानी रखी जाए। इसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं जो पुलिस को देखकर ज़रूर फायर करेंगे। बात ये चली रही थी, चारों तरफ चेकिंग हो रही थी, नाके लगाए गए थे, जहाँ जहाँ बैरियर थे वो लगा दिए गए थे, और फोर्स पर्याप्त मात्रा में आने जाने वाले रास्तों पर अगले 1 घंटे में खड़ी हो गई। इसी समय ये पता लगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया बुलंदशहर रोड पर एक हरे रंग की मारुति कार दिखाई पड़ी है। आत्मा स्टील चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे अनिल समानिया, और वहीं पर एसटीएफ की पूरी टीम भी पहुंच गई। ये सूचना सेट पर किसी ने दी कि साहब ये इस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया बुलंदशहर रोड पे ये हरे रंग की मारुति गाड़ी दिखाई दे रही है।
रास्ते की जानकारी अनिल समानिया की थी। अनिल समानिया बहुत लंबे समय से गाज़ियाबाद और नोएडा में अलग अलग थानों पर तैनात रहा है, जिसने बहुत काम किया है क्राइम पर और क्रिमिनल्स में। उसे जानकारी थी किस रास्ते से ये लोग कहाँ जा सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी थी जिन रास्तों पे जाने की, उनमें से ही एक रास्ते पर बैरियर लगाकर गाड़ी को रोकने का प्रयास हुआ। गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे, पानी बरस रहा था और जैसे ही बैरियर इनको थोड़ा, चूँकि पानी बरस रहा था तो नज़दीक आने पर बैरियर का इन्हें एहसास हुआ और जैसे ही इन्होंने मोड़ने की कोशिश की, थानाध्यक्ष ने अपनी गाड़ी इनके गाड़ी के आगे लगा दी। भागने की कोशिश से ये पता तो लग गया कि ये बदमाश हैं, लेकिन ये श्योर नहीं था कि इसमें राकेश हसनपुरिया है या नहीं है। गाड़ी जैसे ही सामने की तरफ गाड़ी ने ब्लॉक करने की कोशिश की, गाड़ी के भीतर से फायर झोंक दिया किसी ने। ये बिल्कुल तय हो गया कि इसमें बदमाश हैं जिनके पास अच्छी फायर पावर है। कई राउंड फायर किए थे उन्होंने। पुलिस ने भी गोली चलाई और एक व्यक्ति उसमें ऐसा लगा कि मर गया, बाकी 3 उसी बहुत ही हैवी बारिश में किसी तरह से भाग गए। क्योंकि इस गैंग के फायर पावर का अंदाज़ा था, इसलिए तुरंत बहुत नज़दीक जाके नहीं देखा गया। हालांकि इस बीच में गोली लग गई थी अनिल समानिया को भी। इस बीच में एक कांस्टेबल राजेंद्र सिंह है, उसको भी गोली लग गई थी और राकेश सिंह जो हेड कांस्टेबल था उसके पैर में चोट लग गई थी गिरने से। नज़दीक जाके देखा गया एक व्यक्ति मरा हुआ है, गोली उसे लगी हुई है, ब्लीडिंग हो रही थी। चूँकि इंद्रपाल सिंह ने उस गाड़ी का हुलिया बताया था, इंद्रपाल सिंह को बुलाया गया पीछे। उन्होंने देखकर पहचाना कि हाँ, यही राकेश हसनपुरिया है और उसकी डिग्गी में उनका पूरा 1.5 लाख रुपए, 500-500 रुपये की जो नोट रही होंगी, वो पूरा 1.5 लाख रुपए उन्हें उस गाड़ी के डिग्गी से मिल भी गया। इस तरह से एसटीएफ से मुठभेड़ में राकेश हसनपुरिया मारा गया। राकेश हसनपुरिया की पत्नी हेड कांस्टेबल थी यूपी पुलिस में। उसने तमाम एनकाउंटर पे सवाल उठाए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह जिस पुलिस टीम ने ये एनकाउंटर किया था उनके विरुद्ध तमाम आरोप लगाकर बहुत ढेर सारे मुकदमे किए, बहुत ढेर सारी रिट पिटिशंस फाइल की, जो संभवतः आज भी चल रही हैं। दूसरा, जैसे ही राकेश हसनपुरिया का पुलिस ने पीछा किया था, राकेश भंडारी भी भागने लगा। लेकिन चूंकि गैंग मेंबर सब बहुत कॉमन थे, बाकी जो 4 लोग भागे वहाँ से, उन्होंने राकेश भंडारी को सूचना दे दी। AK-47 भी उस गाड़ी में नहीं मिली, इसका मतलब AK-47 लेके ये सब वहाँ से भागे और इनकी लोकेशन ट्रेस करते करते हम लोग ये समझ गए कि अब ये सारे हथियार और ये सारे लोग राकेश भंडारी के पास हैं। जितनी सतर्कता और जितनी हिम्मत और जितनी घेराबंदी राकेश हसनपुरिया के लिए की गई थी, उससे कम में राकेश भंडारी के लिए काम नहीं चलेगा और उसकी भी पर्याप्त घेराबंदी करनी पड़ेगी। राकेश भंडारी का भी बहुत गंभीर और आपराधिक इतिहास है। इसमें मैं बता दूं कि राकेश हसनपुरिया हिस्ट्री शीटर था और थाना गाज़ियाबाद के थाना मसूरी का, और उस पर 42 मुकदमे थे। 42 में से आधे दर्जन मुकदमे सिर्फ हत्या के थे। फिरौती के लिए बहुत ढेर सारे मुकदमे थे। इतने लंबे इतिहास के बाद भी वो आराम से मेरठ शहर में एक बड़े व्यवसायी के बेटे की किडनैपिंग करके और फिर उससे रैंसम वसूल के अपना काम कर रहा था। उसके पास से वेबले स्कॉट की एक 32 बोर की पिस्टल
और कट्टे और कारतूस ये सब बरामद हुए, और बड़े हथियार जो उसके पास होने की पुष्ट सूचना थी, पुष्ट सूचना का मतलब उसने इस्तेमाल किए थे अलग अलग क्राइम में, वो सब निकल के लेके चले गए थे। इसी तरह राकेश भंडारी का बहुत इतिहास खराब है। 2004 में, यानी साल भर पहले, इस घटना के साल भर पहले, इसने बड़े केबल व्यवसायी अशोक फफराना की हत्या कर दी थी, जिससे अपराध जगत में केबल व्यवसाय उस समय केवल गुंडागर्दी और वसूली पर ही टिका हुआ था। केबल के माध्यम से, जिस केबल में जो पैसा इन्वॉल्व था, यानी जो लोग केबल का कनेक्शन लेते थे उनसे महीने का किराया वसूलना, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को काम ये दिया गया था। दूसरा, जिस चैनल को किसी पर्टिकुलर इलाके में अपने आप को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना है, इन केबल व्यवसायियों को वो पैसा देते थे कि हमारा भी चैनल फलां स्लॉट नंबर में दिखाया जाए। और जब पैसा इन्वॉल्व हो गया तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं मेरठ में केबल व्यवसाय की आपसी प्रतिस्पर्धा में हुई थी। पहले 18 जनवरी 2000 को बंटी गुजर, जो राकेश भंडारी और राकेश हसनपुरिया का गैंग मेंबर था, ये पकड़ा गया था और पुलिस पूरे स्क्वाड के साथ इसको अदालत में प्रस्तुत करने के लिए ले जा रही थी। इसी बीच में राकेश भंडारी ने AK-47 और बाकी हथियारों से लैस अपने गैंग मेंबर्स के साथ पुलिस दल पर हमला कर दिया। बहुत गोलियां चलाईं, पुलिस की स्टेन और राइफल्स लूट लीं और बंटी गुजर को छुड़ाकर ले गए। आप सोच सकते हैं कि कितना दुस्साहिक कृत्य किया होगा उस समय इन लोगों ने, वर्ष 2000 में। उसके बाद बंटी गुजर एक मुठभेड़ में मारा गया और राकेश भंडारी दिल्ली में किसी पुलिस स्टेशन में हाजिर हो गया, और उसके हाजिर होने के बाद जब उसे रिमांड पे लिया गया तभी स्टेन गन और पुलिस की लूटी हुई राइफलें बरामद की जा सकें। 7 मई 2005 को मोदी नगर में दिन में 1 बजे हमारी टीम को ये सूचना मिली कि ये एक गाड़ी से गांव की पतले रास्तों से होके मोदी नगर की तरफ जा रहा है। STF की टीम ने घेराबंदी की और 1 बजे दिन में गढ़ी, खंजरपुर, तिबड़ा और गदाना के बीच गन्ने की खेत में इससे मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में STF के कांस्टेबल सर्वेश और आदेश कुमार घायल हो गए, मोटरसाइकिल बरामद हुई और राकेश भंडारी मारा गया। अपहरण की बड़ी वारदात करने वाले ये दोनों अपराधी, राकेश हसनपुरिया और राकेश भंडारी, इन दोनों की समाप्ति के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण का जोर थोड़ा कम हुआ और जो अपराधी, छोटे मोटे अपराधी इन लोगों के साथ के थे, उनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तरह 2003-2004 में जो अचानक लोकल स्थानीय स्तर के जो बदमाश जिन्होंने अपने पैर फैला लिए थे और किडनैपिंग की बड़ी घटनाएं कर रहे थे, उनके विरुद्ध STF ने कार्रवाई की और इस पूरे गैंग का सफाया कर दिया। आज बस इतना ही। कल एक बहुत बड़े
बड़ी किडनैपिंग के बारे में बताऊंगा जो राजस्थान में कोटा में की गई थी। बहुत ही इसका नाटकीय तरह से इसकी ये किडनैपिंग हुई और इसमें बहुत ही नाटकीय तरीके से पैसे का लेन देन हुआ और फिर कैसे पुलिस 3 राज्यों की पुलिस ने इकट्ठा होकर इस पूरी घटना को खोला। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।